सीधे हैदराबाद से हमारे साथ लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज ललकारा है आपके हैदराबाद में पहुंचकर, कह रहे हैं अगला मेयर बीजेपी का ही होगा हैदराबाद शहर में। 4 तारीख को मैडम आप बुला लीजिए हमको, हम आ जाएंगे, उसमें कोई जल्दी नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़ी होते हैं तो वो ख्वाब देख सकते हैं, मगर रियलिटी कुछ और है। और 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, मेयर भी किसका बनेगा देश जान लेगा और हैदराबाद की आवाम अपना फैसला सुनाएगी जरूर। हमको नहीं लगता कि बीजेपी जो इस तरह की बातें कर रही हैं इसमें कोई दम है। ये है कि जरूर अब देश के गृह मंत्री हैं, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, कोई मिनिस्टर आता है तो जाहिर है मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई उनको कवरेज दे दे, मगर जमीन पे जो हालात हैं हम देख रहे हैं ये ज्यादा ही खुशफहमी का शिकार हैं। आप चाहे तो सर बिहार में चुनाव लड़ें, आप चाहे पश्चिम बंगाल में लड़ें, और ये लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन अगर गृह मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री आ जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? वो भी चाहते हैं कि ओवैसी को ललकारें उसी हैदराबाद में जिसकी शह पर आप अलग अलग राज्यों में पैर पसार रहे हैं। मैडम आपको मैं गुजारिश करूंगा कि सवाल दोबारा पूछिए, आपके पूरा सवाल कट गया, सुनाई नहीं दिया, दोबारा पूछिए प्लीज। मेरा सवाल आपसे यह था सर कि आप चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में 5 सीटें आपने जीत ली है, पश्चिम बंगाल की तैयारी कर रहे हैं। आप जैसे पूरे देश में लड़ सकते हैं, वो भी तो हैदराबाद किसी की बपौती थोड़ी है। वो कह रहे हैं कि हैदराबाद में आएंगे, अच्छा है ना, ओवैसी को वहां पर ललकार रहे हैं जो आपका गढ़ है, किसमें कितनी ताकत है पता चल जाएगा। ओवैसी जी। नहीं, मैं देखिए, मैं कभी किसी का मुखालिफत नहीं किया कि कोई लड़े ना लड़े। मैं तो चाहता हूं कि सब लोग लड़े, तो डेमोक्रेसी है। मैं कैसा बोलूंगा किसी को ना लड़े? बिल्कुल, हर डेमोक्रेसी में हर एक को इलेक्शन लड़ने का राइट है, मगर जब इलेक्शन आप लड़ रहे हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हैदराबाद में जो पुराना शहर का इलाका है वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वहां पर रोहिंग्या है, वहां पर पाकिस्तानी है। नरेंद्र मोदी की सरकार देश की पहली सरकार है जो भारत के किसी एक इलाके में बसने वाले लोगों को पाकिस्तानी, रोहिंग्या और अफगानी कह रही है। तो ये तो पूरे उस पुराने शहर की आवाम की तौहीन है कि देश आप चला रहे हैं और आपको पता नहीं है कि कितने पाकिस्तानी हैं, कितने अफगानी हैं, कितने रोहिंग्या, और आप सबको बदनाम कर रहे हैं। भाई, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री हैं, आपका एमओएस होम सिकंदराबाद का एमपी है। अगर है तो आप बता दीजिए, नंबर दे दीजिए। आप वो भी नहीं देते, मगर बदनाम कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। क्या ये डेमोक्रेसी में कि आप एक इलाके को कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तानी है, वहां पर हिंदू भी रहते, मुसलमान रहते, दलित रहते, बंगाली रहते, सिख भाई रहते, अमन से रह रहे हैं। पिछले 6.5 साल से कर्फ्यू छोड़िए, कोई टेंशन नहीं हुआ, और एक म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए आप पूरे इलाके को बदनाम कर रहे हैं। इसका जवाब बीजेपी को मिल जाएगा 1 दिसंबर के दिन। आप भी तो जमकर ललकारते हैं ना सर। आपने कहा कि आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन हैदराबाद का आप नाम नहीं बदल पाएंगे। देखिए मैडम, एक उत्तर प्रदेश का रैंक क्या है, एज अ स्टेट रैंक कितना है, और तेलंगाना स्टेट का रैंक टॉप 5 में 3rd नंबर पे तेलंगाना था। आपका तो 25 नंबर पे आता। आप अपनी स्टेट की फिक्र करिए ना। आप हैदराबाद को आकर कह रहे हैं, आप हमको बता रहे हैं भाई आपने तो हाथरस में एक दलित परिवार के पीड़ित बच्ची के मां बाप को तक अंतिम संस्कार में आने की इजाजत नहीं दी। आप तो वहां ठाकुरों की सरकार चला रहे हैं और आप आकर हैदराबाद का नाम तब्दील कर देंगे। इनको भाई बीजेपी, देखिए मैडम, बीजेपी को हम चैलेंज किए हैं इलेक्शन में, हमको एक प्रोजेक्ट बता दीजिए जो आपने पैसा देकर हैदराबाद में फ्लाईओवर, वाटर लाइन, वाटर रिजर्वायर, सीवरेज लाइन, आप बताइए ना भाई। सैलाब आया, 100 साल के बाद इतना बारिश हुआ, आपने कर्नाटका को पैसे दिए, यहां पर नहीं दिया आपने। क्यों नहीं दिया यहां पर? आप यहां पर आकर असदुद्दीन ओवैसी जिना है, पुराना शहर, रोहिंग्या पाकिस्तानी है, 30,000 नाम रोहिंग्याओं के वोटर लिस्ट में। वोटर लिस्ट मैं बनाता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है।
तो ये सब आप गिलाजत और अनाप शनाप आप बक रहे हैं। हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि ये काम होना था, ये काम करना है। ये तमाम चीज आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये कर रहे हैं। ललकारिए जरूर, मगर ललकारने का तरीका ये नहीं है कि आप पुराने शहर की, तेलंगाना की, हैदराबाद की जनता को उनकी तौहीन करेंगे। लेकिन धार्मिक पहचान के इर्द गिर्द तो आप भी चुनाव, आपका एक कोट पढ़ती हूं जो आपने डाला है, हम जीएचएमसी इलेक्शंस में हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि शहर हमारा, लोग हमारे, हम आपके और आप भी हमारे। रिलीजियस आइडेंटिटी पर तो आप भी खेलते हैं ना सर, ये किसको नहीं पता है। मैडम, अगर मैं कह रहा हूं कि शहर मेरा है, शहर आपका है, शहर हमारा है, और अगर अंजना ओम कश्यप भी हैदराबाद में रहती तो मैं उनको कहता कि ये भी आपका शहर है। हैदराबाद में एक मशहूर कहावत है मैडम कि जो गंडी पेट का पानी पिया वो हैदराबाद का हो गया, यानी जो पानी पिया हैदराबाद का हो जाता है। इसमें मजहब कहां से आ गया? मैं तो कह रहा हूं कि शहर हमारा है, शहर आपका है, शहर सबका है। ये इसके जर्रे जर्रे से हमारी पहचान है, इसके चबूतरों पर हमारी पहचान है। ये मैंने कहा तो हैदराबाद सबका है ना। हैदराबाद एक्सक्लूसिवली मेरा कहां हो गया? हैदराबाद उन सबका है। ये तो यहां पर जो प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी है, शायद ही किसी भारत के किसी शहर में होगी। यहां पर आपको राजस्थानी मिल जाएगा, बंगाली मिल। जी पूछिए मैडम, पूछिए। भाग्य लक्ष्मी मंदिर से आज गृह मंत्री ने शुरुआत की है। भाग्य लक्ष्मी मंदिर से उन्होंने शुरुआत की है और फिर रोड शो किया है। टोन सेट कर दिया है बीजेपी ने। हाँ, नहीं वो तो अरे जा सकते ना मंदिर को मैं क्या रोक रहा हूं किसी को मंदिर ना जाए? बराबर जाए मंदिर। यही तो हैदराबाद की खूबसूरती है कि मंदिर में घंटे भी बजेंगे, मस्जिद से अज़ाएं भी आएंगी, गिरजा सिख के गुरुद्वारों से गुरबानी की आवाज आएगी, ईसाइयों के गिरजा घर से आवाज आएगी। यही तो हैदराबाद की खूबसूरती है। कौन किसको एतराज है? कौन एतराज कर रहा है किसी के मंदिर जाने पर या मस्जिद जाने पर? जाइए बराबर, कौन रोक रहा है आपको? जाइए ना, बराबर जाना चाहिए, क्यों नहीं जाएंगे आप? उन्होंने यह भी कहा है कि नवाब और निजाम कल्चर को खत्म करेंगे। सीधा निशाना आप पर था, आपके परिवार पर। मैडम, मैं कौन सा नवाब हूं? मैं कौन सा निजाम हूं? ना तो मेरा दूर दूर तक निजाम की फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप तारीख में चले जाएंगे तो मेरे पूर्वजों ने निजाम से मुलाकात इसलिए नहीं की क्योंकि निजाम को मिलने के लिए एक सोने की अशरफी नजराना देना पड़ता था। तो मेरे बुजुर्गों ने कहा कि हम हरगिज नहीं देंगे, मुलाकात ही नहीं की, हमारा ताल्लुक ही नहीं है उनसे। हाँ, हैदराबाद का एक मखसूस कल्चर है, एक तहजीब है, शाइस्तगी है, जबान में मिठास है। तेलुगु जो बोली जाती है वो दूसरी तेलुगु से मुख्तलिफ है, उर्दू जो बोली जाती है वो मुख्तलिफ है। अगर आप इस कल्चर के मुखालिफ हैं तो आपने तो हैदराबाद को समझा ही नहीं। आपने हैदराबाद को जानते नहीं है। आप पैराशूट से उतरे और शुरू हो गए अपनी वो पुराना कैसेट चला दिए यहां पर। लेकिन आप भी ओवैसी साहब चाहते हैं हमेशा कि एक अच्छी जंग तभी बनती है जब दुश्मन भी ताकतवर हो। इस बार आपको विरोधी जबरदस्त मिला है, जिसमें एक के बाद एक पूरी कार्पेट बॉम्बिंग बीजेपी कर रही है। इस बात को तो आप भी मानेंगे। मैडम देखिए, आपको मैं हमारी पार्टी की ताल्लुक से बता रहा हूं कि 1986 में एनटी रामाराव अपने पीक पर थे। तो मेरे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एनटी रामाराव की पार्टी में एक शिवारेड्डी नाम का बॉम्बुलू शिवारेड्डी बोलते, बॉम्ब शिवारेड्डी, वो बॉम्ब फेंका था। 2002 में चंद्रबाबू नायडू द चीफ मिनिस्टर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के गली गली में फिरे। आज बीजेपी फिर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लेंगे 4 तारीख को इंशाअल्लाह ताला। अरे आइए ना, डेमोक्रेसी में कौन रोक रहा है? मगर आप लोग जो अनाप शनाप बक रहे हैं, कारपेट बॉम्बिंग, आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। आप बताइए मैडम, किसी देश के एक इलाके पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है, ये जबान इस्तेमाल करेंगे आप बोलेंगे पाकिस्तानी है यहां पर। अरे भाई, यहां पर अमन से हिंदू भाई, मुसलमान, हमारे दलित, बंगाली, मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग आराम से रह रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि यहां रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, ये जबान। अच्छा, फिर अगर आप हैं तो होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? होम मिनिस्टर सो रहे थे इतने साल से, आप क्यों नहीं पकड़ा उसको आपने? हम तो बोले सर पकड़िए उनको, अगर कोई इलीगल है यहां पर पकड़िए। कौन रोक रहे? हम रोक रहे हैं क्या उनको? आपको जंजीरों से बांध के बैठे, आप नहीं कर सकते।
ये तो गलत बात है ना। आप तो इलेक्शन की कैंपेनिंग के नाम पे आप तो पूरे इलाके के लोगों को, पूरी शहर को बदनाम कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं आप। लेकिन ये भी तो सोचिए ना वैसी साहब की, इस देश की संसद में अगर हर बिल जिसको सरकार लाती है उसकी मुखालफत करने वाला शख्स कौन होता है? असदुद्दीन ओवैसी। चाहे वो सीएए बिल हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे फार्मर्स बिल को भी, लेकिन जो खास तौर पर सीएए बिल था या फिर उसके बाद से उससे पहले ट्रिपल तलाक बिल था, हर चीज पर आप कहते हैं कि अब जब ये नया ऑर्डिनेंस राज्य सरकारें ला रही हैं, जिसको यूपी सरकार ले भी आई है, लव जिहाद पर, हालांकि उसका नाम नहीं है, लंबा चौड़ा उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निविदेश वो कानून है जो भी है, लेकिन इन सब के खिलाफ आप कहते हैं कि संविधान खतरे में है, ये सरकार हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, ये सरकार जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। तो आप एक धार्मिक आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स खेलते हैं ना जब जब आप करते हैं, इसीलिए बीजेपी ने पूरी ताकत वहां झोंक दी है, क्योंकि अब ध्रुवीकरण उनके लिए आसान हो जाएगा आपके साथ। मैडम, मैं आपको बता रहा हूं कि 4 तारीख के नतीजे आ जाएंगे, घोड़ा मैदान सामने है। अब रहा सवाल कि मैं मुखालिफत करता हूं तो करना चाहिए ना मैडम, डेमोक्रेसी है, वरना तो नॉर्थ कोरिया हो जाएगा इंडिया, कि प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा बल्कि किम जोंग हो जाएगा, कि बस आ गया और सब जने थाली मारो और उसको अंगूठा लगा दो। यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि मुखालिफत होना चाहिए, अपोजिशन होना चाहिए, और होता रहेगा। अरे भाई, मैं तो कोई बीजेपी का तो नहीं हूं कि मोदी जो बोले और आंख और जबान का गूंगा हो जाऊं, आंख का अंधा हो जाऊं। मुझे अल्लाह ने दिमाग दिया है, सोचने की समझने की तमीज दी है, तो मैं मुखालिफत करूंगा, और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। जो आज पंजाब के किसान आकर दिल्ली में धरना दे रहे हैं, हम उनको सलाम करते हैं, वो डेमोक्रेटिक राइट है उनका। वरना अगर सब लोग थाली बजाने वाले हो जाएंगे, खवाली करेंगे, तो वो जमहूरियत नहीं हो जाएगी। इसको खवाली डेमोक्रेसी कहना पड़ेगा हमको। तो डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए अपोजिशन जरूरी है, और सरकार का अपोजिशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो गलत काम करेंगे तो हमको बताना पड़ेगा, आईना दिखाना पड़ेगा कि संविधान के खिलाफ है। अब जैसा एग्रीकल्चर लॉज है, वो स्टेट का सब्जेक्ट है, आपने गलत उसको लेजिस्लेट कर दिया, कैसे उसको मानेंगे कोई भी? आपकी नजर से जरा ये मैं समझना चाहती हूं, ये बीजेपी का जो जबरदस्त अचानक से इंटरेस्ट, ये दिलचस्पी जागी है हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव में, ये क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों है? ओवैसी की वजह से? नहीं, उनका, आप देखिए, उनका राइट है। फार्मर्स के मसले पे कुछ नहीं करना चाह रहे, कोविड के मसले पे कुछ नहीं करना चाह रहे, तो देश की तवज्जो हटाने के लिए पूरे यूनियन मिनिस्टर्स को यहां पर भिजा देते हैं और यहीं पर वो अपना प्रोग्राम चलाते हैं। तो लड़ने से कोई उसके वो नहीं है, लड़िए जरूर, वहां जरूर। मैंने ये कहा कि इतने मंत्री आए दिल्ली से कि शायद अगर डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला लेते तो ठीक होता। अब कोई बचा ही नहीं। उसके बाद भी अगर जो नतीजा निकलेगा तो यानी पहाड़ खोद के चूहा भी नहीं निकाल पाएंगे इंशाल्लाह ये लोग। पुराने हैदराबाद पर जरा आते हैं, क्योंकि वहां पर आपने बताया कैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की है, आपको जिन्ना भी कहा जा रहा है। एक छवि आपकी ऐसी बनाई जाए जिससे फिर ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी के लिए आसान हो जाए। क्या उस बड़े चेस बोर्ड पर एक मोहरे की तरह आपकी छवि को इस्तेमाल करती है बीजेपी? मैडम, मेरा प्रॉब्लम यह है कि मेरे इतने चाहने वाले हो गए हैं कि मैं तो एक लैला बना हुआ हूं और मेरे पूरे चाहने वाले मेरे मजनू बने हुए हैं। कांग्रेस मुझसे मोहब्बत करने लगी है, बीजेपी करने लगी है, टीआरएस करने लगी है। अरे इतने मेरे दीवाने हो चुके हैं कि सब मुझे घेर लिए हैं और हर कोई चाहता है कि मेरे कंधे पे रखकर बंदूक चलाए। ये तो अजीब मामला है। हम ये कह रहे हैं कि भाई हैदराबाद के डेवलपमेंट की बात करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, पोल्यूशन की बात करिए, ट्रैफिक के कंजेशन को कैसे सॉल्व करें उसकी बात करिए, जो हालिया दिनों में सैलाब आया वो दोबारा ना आए उस पर बात करिए। मगर पूरे के पूरे असदुद्दीन ओवैसी की मोहब्बत में इतना दीवाने हो चुके हैं कि मुझे लैला बनाए और तमाम के तमाम मेरे मजनू बने हुए। तो मैं क्या कर सकता हूं इसके बारे में? चलिए, एक और विषय है जो फेवरेट है उनका, वो भी आज बोला है। वो 10-20 सेकंड में आपको सुनाती हूँ, फिर इस पर जवाब लूंगी आपसे ओवैसी साहब। अमित शाह ने आज रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा भी हैदराबाद में उठाया, ये सुनिएगा, फिर इस पर सवाल होगा।
भाई मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। आज अमित शाह ने जो कहा है, मैं सीधा वो आपको बताना चाहती हूं। अमित शाह ने कहा है ओवैसी लिख कर दे, हम रोहिंग्या बांग्लादेशी हटा देंगे। जब हम एक्शन लेते हैं तो संसद में ओवैसी के आंसू निकलने लगते हैं। अमित शाह इस देश के पहले होम मिनिस्टर हैं जो एक एमपी से कह रहे हैं कि मुझे लिख कर दो कि हैदराबाद में इलीगल पाकिस्तानी रोहिंग्या है, तभी मैं कोई एक्शन लूंगा। आपको, अमित शाह को मेरी परमिशन की जरूरत है क्या मैडम? देश का गृह मंत्री मैं हूं क्या? अरे क्या मजाक कर रहे अमित शाह, यानी एमपी लिख कर दे आपको, ये आपका काम है ना। कह रहे हैं कि जब वो एक्शन लेते हैं तो आप रोने लगते हैं, संसद में आंसू रोने लगते हैं। मैडम सुनिए, ये तो वही अमित शाह की जबान